हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है लाइट यानी प्रकाश। और प्रकाश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उस सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आपको दूंगी। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा भी सपोर्ट करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो जो लोग भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर विवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है ध्रुवीकरण, थर्ड ऑप्शन है अपवर्तन और चौथा है व्यतिकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। प्रकाश के ध्रुवीकरण की जो घटना होती है यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। और वास्तव में जो प्रकाश के व्यतिकरण है और जो विवर्तन है, इनकी जो घटनाओं की खोज है, यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की जो तरंग गति है यानी वेव मोशन है, ये इसको प्रदर्शित करती है, विवर्तन और इसके साथ व्यतिकरण। अब चलते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो यहाँ पर अपवर्तन आप सभी जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। पहला ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती रहती है। दूसरा ऑप्शन है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत ऊर्जा संभव नहीं है। थर्ड ऑप्शन है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है। और फोर्थ ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती रहती है। तो सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या फिर यांत्रिक ऊर्जा का। सही उत्तर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ऑप्शंस है सफ़ेद, लाल, बैंगनी, हरा। तो इन सभी ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है। तो ये बताना है। पहला है पदार्थ की चमक पर, दूसरा है फोटोग्राफर के कौशल पर, थर्ड है पदार्थ की निकटता पर और चौथा है पदार्थ के आकार पर। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा पदार्थ की जो चमक है इस पर डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। समतल कांच यानी बराबर रखे, समतल कांच का मतलब हुआ बराबर। तो समतल कांच यदि किसी पट्टी के ऊपर रखा जाता है और उसके नीचे रंगीन अक्षर लिखे हैं तो कौन से रंग का जो अक्षर है वो कम उठा हुआ दिखाई देगा, लाल, हरा, बैंगनी या नीला।
सही उत्तर हो जाएगा लाल। जो लाल रंग से लिखे हुए जो वर्ड होंगे वो कम उठे हुए दिखाई देंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन है वो अधिक होता है चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से, ऐसा क्यों? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य होगा, से कम हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में प्रकाश यहाँ पर कणों होगा, प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है। और लास्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक शक्तिशाली लेंसों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो तरंग दैर्ध्य है ये चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ज़्यादा दिखाई देता है, इसका आवर्धन जो होता है वो अधिक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से? लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफ़ेद पीला, लाल हरा पीला। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन एकक है किसका एकक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, या फिर चमक का। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा ज्योति फ्लक्स। ल्यूमेन एकक है किसका? ज्योति फ्लक्स का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम, दूसरा ऑप्शन है सीजियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है एल्यूमिनियम। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सीजियम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अवतल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएंगे? ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आभासी प्रतिबिंब, थर्ड ऑप्शन है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, या लास्ट कह रहा है लेंस की जो वक्रता है उसके प्रकार का प्रतिबिंब। तो यहाँ पर अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में हमेशा जो होगा प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी ही बनेगा, यानी कि इमेजिनरी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन से पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक ग्रुप पर भी हमारी वीडियो को शेयर कर हमारा सपोर्ट करें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का,
उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो इनमें से कौन छोटी प्रतिबिंब बनाया जाएगा जब उसके सामने वो वस्तु रखी जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस। जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, वास्तविक और अधोशीर्षी बनेगा, और लास्ट है आभासी और अधोशीर्षी बनेगा। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ही आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस की बात करें तो भी आभासी और सीधा बनेगा। और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था जो कि अवतल लेंस का था, उसमें भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा था। पिछले क्वेश्चन में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। अब अवतल लेंस की बात की जा रही है, तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, या फिर लेंस की वक्रता के अनुरूप का प्रतिबिंब। तो यहाँ जो क्वेश्चन सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, वहाँ भी आभासी ही बनाएगा, इमेजिनरी ही बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी के 10+2 एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, अवतल दर्पण। तो आवर्धित और आभासी जो प्रतिबिंब बनाने की बात की गई है वो अवतल दर्पण में यहाँ पर होता है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उस दर्पण के सामने रखी जाए और वो छोटा दिखे तो यहाँ पर क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया था और इसके अलावा 2016 में पूछा गया था। इसका जो आंसर है वो मैं सीधा बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उत्तल दर्पण सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है। समतल अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है या बेलनाकार लेंस है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। जब वह गर्म हो जाए, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उसे टकराएं, उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा प्रकाश विद्युत वाले की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की जाए तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जब उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है और इसमें कौन सी गैस होती है इन लैंपों में, ये बताना है। सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा नियॉन।
शायद आप में से बहुत सारे लोग पहले से इस आंसर को जानते रहे हों, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, कौन सा है? वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल? तो सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय बल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा, नाभिकीय बल। तो वैज्ञानिकों ने जो प्रकृति में 4 विभिन्न प्रकार के बल बताए हैं, उनमें से जो पहला बल है वो है विद्युत चुंबकीय, दूसरा है सशक्त नाभिकीय बल, और यहाँ पर सशक्त बल ही पूछा गया है, इसलिए नाभिकीय बल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दुर्लभ नाभिकीय बल भी होता है, और साथ ही साथ चौथा जो है वो है गुरुत्वीय बल। लेकिन यहाँ पर सशक्त नाभिकीय बल चारों बलों में से क्या है? सबसे अधिक बलशाली है, तो नाभिकीय बल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन सॉरी गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है किससे? प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या उत्प्रेरक द्वारा? सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, जो कि क्या है? प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश के द्वारा ही, लाइट के द्वारा ही यहाँ पर स्टार्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अपवर्तन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड ऑप्शन है विवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है परावर्तन। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम पेरिस्कोप की बात करें तो यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा क्या होता है, तो जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के जो वातावरण है उसको देख सकता है। इसका उपयोग प्रायः पनडुब्बी या फिर युद्धपोत में जो छिपे हुए सैनिक होते हैं उनको देखने के लिए या शत्रु की गतिविधियों को पता लगाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। और ये किस पर आधारित है, तो ये परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, प्रकाशीय फाइबर जो सिद्धांत है वो कार्य करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही होगा। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं प्रकाशीय फाइबर को। तो ये हो जाएगा, पहला है कोर, दूसरा है क्लैडिंग और थर्ड है कोटिंग। तो ये 3 हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वो किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल ने किया, नरिंदर ने किया, पर्सी एल स्पेंसर ने या फिर की.एच. मैमाह ने? तो सही उत्तर हो जाएगा नरिंदर कपानी ने किया। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो यह एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो कि विशुद्ध कांच, जिसे हम सिलिका बोलते हैं, सिलिका की बनी हुई होती हैं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। और 1952 में जो भारत में जन्म लिया था, जो भौतिकवादी थे, अमेरिकी भौतिकवादी थे नरिंदर सिंह कपानी, इन्होंने ही ये प्रयोग किया था और इस प्रयोग में सफल हुए थे, जिससे इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर? तो अभी मैंने आपको बताया है, तो गेस करिए जल्दी से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन, सेकंड है पूर्ण आंतरिक अवशोषण, थर्ड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फोर्थ है ध्रुवण घूर्णन। सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर 3 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बुनाई, सेकंड ऑप्शन है वाद्य यंत्र, थर्ड ऑप्शन है आँख की शल्यक्रिया और चौथा ऑप्शन है संचार सेवा। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संचार सेवा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अंतर्दर्शी एक ऐसा तंत्र है जो आमाशय के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जो आमाशय के मुंह द्वारा यहाँ पर निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? छोटा धारा वहन का तार, दूसरा है संकीर्ण नलिका में पानी भरा जाता है, तीसरा है प्रकाशिक फाइबर और चौथा है संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रकाशिक फाइबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है जब प्रकाश, फर्स्ट ऑप्शन है कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, थर्ड ऑप्शन है पानी से होकर वायु में जाता है और फोर्थ ऑप्शन है कांच से होकर वायु में जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पानी से होकर जब कांच में जाता है तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है प्रकाश का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष जो यात्री है उसको आकाश कैसा दिखेगा? सफ़ेद दिखेगा, नीला दिखेगा या फिर गहरा नीला, हल्का नीला या काला, किस तरह दिखेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको सब कुछ काला काला दिखेगा, ब्लैक। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखाई देगा? ऑप्शंस वही हैं, काला, नीला, बैगनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर 3। अंतरिक्ष यात्री को काला रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में जो वायुमंडल की धूल और गैसों के कण जो होते हैं वो सूर्य के जो प्रकाशीय वर्णक्रम है उसमें उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में सबसे ज़्यादा करते हैं, इसीलिए दिन में हमें आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश देखने में कैसा लगेगा? वो उन्हें काला लगेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आकाश किरण किस कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो है वो किस कारण से नीला दिखता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य प्रकीर्णन से, या फिर डी कह रहा है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन की वजह से। राइट आंसर जो हो जाएगा वो है वायुमंडल में सूर्य का जो प्रकाश है उसके लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के प्रकीर्णन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही उत्तर हो जाएगा। यानी सूर्य से आने वाले जो प्रकाश हैं उसमें अनेक रंग होते हैं और इनमें से जो 7 रंग हैं वो हमारी आँखें केवल 7 रंग ही देख सकती हैं, जैसे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें जो बैगनी रंग है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल की सबसे ज़्यादा होती है। सूर्य का प्रकाश लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर नीले की बात करें तो हवा में मौजूद जो धूल और गैस के कण हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं और बहुत देर तक हवा में ही बने रहते हैं। इस प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमें क्या होता है, तो वो ब्लू कलर दिखता है, नीले रंग का आकाश हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आकाश में जो नीला रंग है वो प्रकट हो रहा है और ये किस परिघटना के कारण हो रहा है, किससे संबंध रखता है? व्यतिकरण से, परावर्तन से, अपवर्तन से या प्रकीर्णन से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष। आप सभी जानते हैं बारिश के बाद कभी कभी इंद्रधनुष देखने को मिलता है, तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष क्यों बनेगा? अपवर्तन और परिक्षेपण से, प्रकीर्णन और अपवर्तन से, विवर्तन और अपवर्तन से, अपवर्तन और प्रवर्तन से। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए इसमें राइट आंसर होगा, सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्षा की बूंद को क्या करती हैं? अपवर्तित और परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष यहाँ पर बनता है। तो परावर्तित और अपवर्तित थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में परावर्तन और अपवर्तन कहीं भी एक साथ नहीं दिया हुआ है। यहाँ
आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो अभी मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम यहाँ पर इसके बारे में इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्षा की बूंद को अपवर्तित और परावर्तित होने के कारण यहाँ पर इंद्रधनुष बनाने का कार्य करेंगी। और जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर जाएगा तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बँट जाता है। इस प्रकार 7 रंग प्राप्त जो रंग हैं वो समूह का वर्णक्रम यानी श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में अभिव्यक्त यहाँ पर हो जाता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं या परिक्षेपण कहते हैं। और परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आयोग ने आंसर नहीं दिया था। और इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर परावर्तन भी होगा, यानी परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा और इसके अलावा वर्ण विक्षेपण भी होगा, वर्ण विक्षेपण भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन होने चाहिए यहाँ पर, बट है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन टिक करेंगे वो तो केवल ये वाला करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। ऑप्शन है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है, इसके लिए ऑप्शन है जल की बूंद में सूर्य के प्रकाश का विसरण से, सेकंड है जल की बूंद के आयनन से, थर्ड है जल की बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, फोर्थ है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। तो सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जल की जो बूंदें हैं वो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का जो अपवर्तन है और परावर्तन है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष की रचना होने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या हो, तो ऑप्शंस हैं वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंद पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, सेकंड है वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, थर्ड है वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वायुमंडल में वर्षा बूंद पर गिरने पर अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है। इंद्रधनुष में क्या होता है, गलत कथन को आपको चयन करना है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसकी जो वक्रता झुकाव है इसका वो, थर्ड है आकाश की ओर इसके बारे में रंग के रूप में लाल प्रकाश, और फोर्थ है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वायुमंडल में जो वर्षा तो यहाँ पर पृथ्वी की ओर जो इसके सबसे अंदर के रूप में जो लाल प्रकाश है वो यहाँ पर इंद्रधनुष के बारे में गलत बात कही गई है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सारे सही है। पृथ्वी की ओर इसके अंदर के रूप में बैगनी प्रकाश सही बात है, पृथ्वी की जो इसके लिए वक्रता झुकाव है वो भी सही है, आकाश के और इसके बारे में रंग के रूप में लाल प्रकाश, सारे ऑप्शन सही हैं। जो गलत है वो केवल फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र में, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में, दृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र। सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग जो उपकरण है वो क्या है, पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। तो अभी सभी जानते हैं पार्थिव दूरदर्शक क्या होता है। पृथ्वी से दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यहाँ पर टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है, इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं। और ये किस पर आधारित है, तो ये उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली पर आधारित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे।
कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म। सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी। प्रिज्म से जब हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पर गुजारते हैं तो यहाँ पर हमें 7 रंग देखने को मिलते हैं जो कि विबग्योर होते हैं। विबग्योर यानी 7 रंग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर। राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। सफ़ेद या फिर पॉलीक्रोमेटिक जो प्रकाश है किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की जो घटना है इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाशीय परिक्षेपण कहते हैं। और ये कैसे होता है? तो इसको अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? क्या कारण है? अपवर्तन है, प्रकाश प्रकीर्णन है, परावर्तन है या फिर व्यतिकरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी के ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का जो कारण है वो क्यों होता है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हमें कम गहरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट, यहाँ पर हो जाएगा ताप बजट का सही व्याख्या कर रहा? ऑप्शन है, यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ताप हस्तांतरण है, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन करती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन के कारण? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? क्या परिणाम नहीं है ये बताना है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? रीजन बताना है। तो ये है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन। तो अभी जैसे पानी की टंकी का एग्जाम्पल देखा था, सेम एग्जाम्पल बीकर में भरा हुआ पानी है और ये अपवर्तन के कारण हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? किससे बनता है लेंस? पायरेक्स कांच से, फ्लीट कांच से, साधारण कांच से, कोबाल्ट कांच से? किससे बनेगा? सही उत्तर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है, हो जाएगा। फ्लीट कांच से लेंस बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि के स्थायित्व का जो सिद्धांत है किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी या फिर कैमरा? तो सही उत्तर हो जाएगा सिनेमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। यानी मस्तिष्क द्वारा जो रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश है उसकी संवेदना प्रकाश स्रोत या फिर प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक ही रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व हम लोग
कहते हैं? दृष्टि का स्थायित्व किसे कहते हैं? जब मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसकी संवेदना प्रकाश स्रोत या फिर प्रतिरूप के हटने से कुछ क्षण बाद तक रह जाए, और इसी को हम क्या कहेंगे? दृष्टि स्थायित्व। तो यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं का चित्रण एक क्रम में तैयार किया जाए और उनको एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आँखें चित्रों को जोड़ लेती हैं, यानी जोड़ देती हैं, और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम हो जाता है। इसी कल्पना को हम लोग चलचित्र या टेलीविज़न में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमें एक सीरीज़ में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है मरीचिका। आप सभी ने सुन रखा होगा, राजस्थान में की जो मतलब बालुई मिट्टी होती है उसमें हम मृग मरीचिका बनते हुए बहुत देखते हैं। ये किस चीज़ का उदाहरण है? मरीचिका एक उदाहरण है किसका? केवल प्रकाश के अपवर्तन का। और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सब ने देखा होगा, जब आप रोड से हाईवे पर जा रहे होंगे तो हाईवे पर आपको लगता है कि दूर कहीं जब सामने रोड आप दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा सामने रोड पर पानी पड़ा हुआ है, पर ऐसा होता नहीं है। और ये जो पानी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसी को हम मरीचिका बोलते हैं। और ये क्यों होता है? तो ये रीज़न बताना है कि मरीचिका ये किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या फिर केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो मरीचिका क्यों बनती है? तो वो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ पर बनती है, ये इसका एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित, मृग मरीचिका बनाने की घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण या व्यतिकरण। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और मरीचिका के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, मरीचिका जिसे हम मिरेज बोलते हैं इंग्लिश में, यह एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, यानी कि हम लोगों को देखने का एक भ्रम हो जाता है। जिसमें होता क्या है? जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े प्रतिबिंब, इस तरह की जो चीज़ें देखने को होती हैं वो हो जाती हैं। जैसे मैंने रोड का एग्जाम्पल बताया कि रोड पर ऐसा लगता है कि पानी पड़ा हुआ है पर होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस घटना के कारण होती है? सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की जो हेडलाइट है इसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल करेंगे हम? वाहनों का जो हेडलाइट है तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होगा? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयीय दर्पण। राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर वाहनों की जो लाइट है वो प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी परवलयीय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कारों के हैंड पंप में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? यानी कार के जो हैंड लैंप होते हैं उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयीय दर्पण, परवलयीय अवतल दर्पण होगा, समतल दर्पण, गोलीय उत्तल दर्पण या बेलनाकार अवतल दर्पण। राइट आंसर होगा परवलयीय अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण यानी पीछे दिखने वाला जो शीशा है किस प्रकार का होगा? साधारण होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा या प्रतिलोमित होगा? सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, लेंस नहीं। उत्तल दर्पण की बात यहाँ पर की जाएगी, दर्पण होगा, लेंस नहीं है। दर्पण और लेंस में अंतर होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वहाँ पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहनों में पीछे से आने वाली, यहाँ पर वाहन नहीं होगा, वाहन होगा, तो अवतल लेंस का उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था जो पीछे की चीज़ें देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण क्या करता है कि ये हेल्प करता है पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि टांगें वास्तविक आकार की ही दिखाई देती हैं। और दर्पण के अंशों की जो शेप कैसी होती है ये बताना है। अवतल एवं समतल, अवतल एवं उत्तल, उत्तल एवं समतल, या फिर समतल एवं उत्तल। तो सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा उत्तल एवं समतल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही हो जाएगा। दर्पण के जो ऊपर का भाग है वो उत्तल होने पर मनुष्य को अपना सर और शरीर छोटा दिखाई देता है वास्तविक आकार से, जबकि वहीं पर बात की जा रही है टांगों की तो वहाँ पर समतल दर्पण होता है, इसलिए वो एज इट इज़ जैसी होती हैं वैसी दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग है कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर डिजिट तो सही है, केवल मात्रक बदल दिए गए हैं। 3 इंटू 10 टू पावर मील पर सेकेंड, और यहाँ लास्ट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो किस में होगा, कौन सा मात्रक होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो वेग है वो मीटर पर सेकेंड में हम मापेंगे, और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर प्रकाश का वेग है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर परावर्तन के बाद का वेग पूछा जा रहा है। x रहेगा, 2x हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, x/2। राइट आंसर हो जाएगा x ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मा लगाते हैं उसमें क्या होता है? द्विफोकसी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या पोलराइज्ड लेंस होता है? सही उत्तर हो जाएगा पोलराइज्ड लेंस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व में लाल हरे और लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग यहाँ पर 3D फिल्म देखने के लिए किया जाता था, लेकिन अब इस टाइम बात करें तो इस टाइम पोलराइज्ड लेंसों का तथा LCD चश्मों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी, यहाँ पर होगा समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन के कारण, परिक्षेपण के कारण, ध्रुवण के कारण, या परावर्तन? आंसर हो जाएगा ध्रुवण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया की विशालतम परिवर्ती दूरबीन कहाँ है? ये दूरबीन कहाँ है? कोइड कनाल में, ऊटी में, क्वालूर में, नैनीताल में? सही उत्तर है क्वालूर में। ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो विशालतम परिवर्ती दूरबीन है ये कहाँ रखी गई है? तो ये रखी है क्वालूर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? क्या है? विवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, परावर्तन है? सही उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। जो साबुन के बुलबुले हैं उन पर यदि सफ़ेद रंग का प्रकाश डाला जाए तो यहाँ पर व्यतिकरण का जो सिद्धांत है वो फॉलो होता है, और जो श्वेत प्रकाश की किरण हैं वो क्या होती हैं? उनकी जो बाहरी और भीतरी दोनों सतह हैं किरणें परावर्तित हो जाती हैं और प्रेक्षक की आंखों की ओर से लौटती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रंगीन दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिन जब जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं तो यह किस कारण होता है? बरसात के दिन में जब छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, क्यों? परिक्षेपण के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण, या प्रकीर्णन? किस कारण से ऐसा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों की जो चमकीले रंग दिखाई देते हैं ये व्यतिकरण की घटना है, और यहाँ पर ऑप्शन में व्यतिकरण नहीं दिया गया है तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। व्यतिकरण ऑप्शन सही होगा, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 के एग्ज़ाम में, और यहाँ पर आयोग ने आंसर सही नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर तो ये होगा। आप सब राइट आंसर नोट कर लें, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक लगते हैं?
क्यों हीरा जगमगाता है? उच्चतम अपवर्तन के कारण, बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण, बहुलित पृष्ठ प्रवर्तन के कारण या फिर शत प्रतिशत संचरण के कारण। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ परावर्तन होगा। सही उत्तर हो जाएगा बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए, प्रकाश वैद्युत तरंग है, चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या स्थिर वैद्युत तरंग है। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा का विकिरण ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा और सौर ऊर्जा में। सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यानी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यहाँ पर बदला जाता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर कर पाएगा? यानी क्या देखेगा तो वो अंतर कर पाएगा? लंबाई देखेगा, रंग देखेगा, लेंस का आकार या फिर लेंस की आकार और लंबाई दोनों देखेगा। सही उत्तर है लेंस का जो आकार है और लंबाई है, दोनों चीज़ वो देखकर पहचान जाएगा कि ये सूक्ष्मदर्शी है या दूरदर्शी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबद्ध है? तो लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से या प्रदीप्ति से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रदीप्ति से संबंधित है लैम्बर्ट का कोज्जा नियम। लैम्बर्ट ने कौन सा नियम दिया था? तो कोज्जा नियम दिया था और ये प्रकाश के प्रदीप्ति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम भी आगे और अच्छी वीडियोस को ला सकें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितने मिनट का समय लगता है? टाइम बताना है। 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट। राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 8.3 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो यहाँ पर पॉइंट में न देकर राउंड फिगर में दिया हुआ है, तो 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट। तो आप सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट? तो 8 मिनट में पहुँचता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? यानी कि वर्णांधता जिसे हम एल्बाइनिज्म बोलते हैं, तो ये किससे दूर करते हैं? अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, सिलेंड्रिकल लेंस से या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है, वर्णांधता मैंने एल्बाइनिज्म बताया था, रॉन्ग है। वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वर्णांधता मतलब कलर को यहाँ पर डिफरेंस ना निकाल पाना कलर का, तो ये कलर ब्लाइंडनेस होगा। तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है, रीज़न बताना है और इसमें किस लेंस का प्रयोग करके हम इसको दूर कर सकते हैं। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई भी लेंस का प्रयोग करके हम वर्णांधता को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज़ है और जेनेटिक डिजीज़ है, इसलिए यहाँ पर कुछ रंग को पहचानने में मतभेद होता है, जैसे लाल और हरा रंग पहचानने में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रोटोनेपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। प्रोटोनेपिया क्या है? तो एक प्रकार की वर्णांधता है। उसमें रोगी कौन से रंग को नहीं पहचान पाते हैं? हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग या उपयुक्त सभी रंग। तो सही उत्तर जो होगा इसमें वो हो जाएगा उपयुक्त सभी रंग। तो यहाँ पर ये तीनों ही रंग पहचानने में वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली जो भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत है, इसके छत के
जो रीजन है वो क्या है, यानी क्षति, यहाँ पर क्षय होगा। इसके क्षय का जो कारण है, नुकसान का कारण है वो क्या है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप सभी जानते हैं जितनी भी CFCs हैं, CFCs क्या करती हैं, तो ओजोन लेयर को ये पतला करती हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज यहाँ पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है हमारी मदद करती है किससे, रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में। दूसरा है वायुमंडल का तापमान नियमित करने में। थर्ड है अंतरिक्ष विकिरण कणों को अवशोषण करने में। लास्ट है परावैगनिक विकिरण को अवशोषित करने में। सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, परावैगनिक विकिरण का अवशोषण करने में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, परावैगनिक किरणों से या फिर अंतरिक्ष किरणों से। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, परावैगनिक किरणों से। परावैगनिक किरणों से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का परावैगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। सही उत्तर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ ओजोन। ओजोन क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्थिति में दूर से चीज़ फोकस से हटकर दिखाई देती है, फोकस से यहाँ पर फोकस होगा, फोकस नहीं, फोकस से हटकर दिखाई देती है। किसमें, कौन से दृष्टिदोष में, दीर्घ दृष्टिदोष, दूर दृष्टिदोष दोषम्य में या फिर निकट दृष्टिदोष में। राइट आंसर है जो नियर की चीज़ें, निकट दृष्टिदोष में क्या होता है, तो ये दूर की चीज़ें यहाँ पर फोकस से हटकर दिखती हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दृष्टिदोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में केंद्र के बाहर। ऐसा कब होता है, विकृति में, निकट दृष्टिदोष में, आबिंदुकता या दीर्घ दृष्टिदोष। सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आबिंदुकता, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। और आबिंदुकता के कारण ही जो आँख के गोलक हैं वो क्या है, एसिमेट्रिकल कर्वेचर बनाती हैं, जिसका प्रतिबिंब रेटिना के एक भाग पर सही रूप से फोकस होता है और अन्य स्थान पर रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। इसको ही हम आबिंदुकता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है कितना, 25 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 25 सेंटीमीटर से कम या अनंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 25 सेंटीमीटर से अधिक। दूर दृष्टि वाले जो व्यक्ति हैं, जो उनका निकटतम बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, जूम लेंस क्या है, जूम लेंस क्या है, यह एक नियत प्रकार का फोकस दूरी वाला लेंस है। दूसरा है, यह परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। थर्ड है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है। डायोप्टर क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर क्या होता है, किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकल दूरी, प्रकाश की तीव्रता या फिर ध्वनि की तीव्रता। सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी लेंस की क्षमता मापने के लिए हम डायोप्टर यूनिट का प्रयोग करते हैं, डायोप्टर में इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है, कांच में संचलन न्यूनतम वेग से कौन करेगा, हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैगनी या पीला। सही उत्तर हो जाएगा बैगनी कलर का जो प्रकाश है वो कांच में बहुत ही कम वेग से संचलन करेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा,
तो किसने देखा था आपको बताना है सर्वप्रथम रात्रि में। ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है कोपरनिकस, तीसरा है माइकल फेराडे और चौथा है न्यूटन। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, गैलीलियो इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैलीलियो ने ही सबसे पहले टेलीस्कोप के माध्यम से रात में आसमान को देखा था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं, क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वह मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं देख पाते। दूसरा, वे मेघाच्छादित स्थिति में भी काम करेंगे। और थर्ड है दिन रात के दौरान काम कर सकते हैं, यहाँ पर होगा काम कर सकते हैं। और लास्ट है सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण पुंज तो अत्यंत दिशिक, यहाँ पर दिशिक होगा, दिशिक है कहलाती है। क्या कहलाती है? इरेजर कहेंगे, ग्रेजर कहेंगे, मेसर कहेंगे, लेसर कहेंगे। सही उत्तर है लेसर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच के जल से कांच, वायु से कांच, वायु से जल या फिर वायु से कांच। सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, कांच से जल। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है क्या है? ऊष्मारोधी सामग्री, आने वाली सौर विकिरण, अविलेय सामग्री या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का जो रीजन है वो क्या है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर तारों का टिमटिमाने का तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा के भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार होती हैं? अल्फ़ा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फ़ा गामा या फिर गामा अल्फ़ा बीटा। इसको क्रम से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भेदन शक्ति है उसके आधार पर इसको अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो सही उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा गामा बीटा अल्फ़ा, गामा बीटा अल्फ़ा। और सबसे ज़्यादा होती है गामा की, फिर होती है बीटा की और फिर उससे कम होती है अल्फ़ा की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अत्यधिक जैविक क्षति किससे होती है? एक्सरे से, गामा से, बीटा से या अल्फ़ा से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, गामा से सबसे ज़्यादा क्षति होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही होगा। और गामा से क्यों होती है? क्योंकि अधिकतम जो जैविक क्षति है वो गामा किरण से होगी, इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसी कारण से ये क्या करते हैं, ऊर्जा का समस्त विकिरण में सबसे ज़्यादा इसी का है। इसीलिए ये क्या करते हैं कि उत्परिवर्तन करते हैं, यानी कि यहाँ पर म्यूटेशन कॉज करते हैं, उत्परिवर्तन कॉज करते हैं, बदलाव लाते हैं। और ये कभी कभी कैंसर, ट्यूमर, ये सभी चीज़ें भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमको नुकसान है गामा रेज से। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकिरण से सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? ऑप्शन है एक्स रे, दूसरा ऑप्शन है अल्फ़ा रे, तीसरा ऑप्शन है गामा रे और चौथा ऑप्शन है बीटा रे। सबसे ज़्यादा किससे होती है? तो यहाँ हो जाएगा गामा रेज। और गामा रे की किरणें जो हैं वो अत्यंत लघु तरंग दैर्ध्य परिसर की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है? 10⁻⁻10 मीटर, इससे लेकर ये 10⁻⁻14 मीटर तक की यहाँ पर होती है। और इन किरणों में ऊर्जा की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो कि संचित होती है। और इनकी जो भेदन शक्ति है वो तो हमने देखा ही कि गामा की जो भेदन शक्ति है वो सर्वाधिक होती है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? ऑप्शन है अपर्चर, दूसरा है उद्भाषण का समय, तीसरा है लेंस की फोकस दूरी और चौथा है कैमरे का आकार। तो सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा अपर्चर, जिसे हम हिंदी में द्वारक बोलते हैं। जो कैमरे में प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता है यानी शार्पनेस है वो किसके कारण से होगी? तो अपर्चर के आकार पर यहाँ पर डिपेंड करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश स्तंभों में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? ऑप्शन है भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम को हटाना, दूसरा है धार्मिक स्थान पर रात में एकत्रित जो भीड़ है उसका मार्गदर्शन और उनकी सहायता करना, थर्ड है रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना और लास्ट है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जो जहाज़ हैं उनका मार्गदर्शन और चेतावनी देना उनको। सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश स्तंभ का जो प्रयोग है तो यहाँ पर ये इसलिए करते हैं समुद्र में विभिन्न दिशा से जो आ रहे जहाज़ हैं उनका मार्गदर्शन करना और उनको चेतावनी देने के लिए प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, प्रयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो वस्तुनिष्ठ यानी जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम किस प्रकार के यहाँ पर मार्क रीडर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड रिकॉग्निशन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन और लास्ट है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन अधिक उपयुक्त होता है और इसको संक्षेप में हम OMR बोलते हैं। OMR के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आप सभी ने OMR को फिल किया होगा कभी ना कभी, जब भी एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दिया होगा तो OMR में ही हम आंसर को फिल करते हैं, गोला भरते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो संभवतः आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न को करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और पसंद आए वीडियो तो लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं अंतिम क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। ये क्या कह रहा कि मोटर कार में जो हेडलाइट है उसका चौंध हटाने के लिए, यानी जब हेडलाइट पर दूसरी लाइट पड़ती है तो आँखों में चौंध लगती है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है फ़िल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पोलराइज्ड प्रयुक्त किए जाते हैं और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कांच के प्रिज्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलराइज्ड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पोलराइड से गुजरने पर प्रकाश का जो ध्रुवण है वो उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर मोटर कारों में हेडलाइट की जो चौंध है उसको हटाने के लिए यहाँ पर पोलराइड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये था प्रकाश यानी लाइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ ऐड ऑन किया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग भी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी रेलवे या फिर कोई अन्य वनडे एग्ज़ाम की, तो जिनमें भी जीके जीएस पूछा जाता है तो उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो लोग एसएससी का एग्ज़ाम इस समय दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और इसके अलावा दिसंबर में स्टेनोग्राफ़र का होने वाला है, तो उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।